लास्ट वीडियो में हम आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम समझाए थे, लिंकेज के बारे में समझाए थे, रिकॉम्बिनेशन बताए थे, क्रॉसिंग ओवर बताए थे। तो अब थोड़ा सा इन सब के बारे में लिख लेते हैं, है ना, कि क्या होता है। तो मैंने आपको सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले थोड़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में नोट्स लिख लेंगे, है ना। तो हेडिंग दे दीजिए आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इट वाज गिवन बाय वॉल्टर सुट्टॉन एंड थियोडोर बोबेरी, है ना। अगर आपको स्पेलिंग नहीं मिल रहा है तो प्लीज चेक योर एनसीईआरटी, सुट्टॉन एंड बोबेरी, ठीक है, पेज नंबर 83, है ना, ठीक है। तो इन्होंने कुछ फीचर्स दिया, है ना, क्या क्या फीचर्स है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, आप लिखिए। सबसे पहले जैसे कि आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सबसे पहले मेंडल ने क्या बोला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बोला था कि जो भी मेरे ट्रेट्स होते हैं या जो भी मेरे फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो लोग एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करते। लाइफ टू लाइफ वो पूरा ऑर्गेनिज्म के पूरे जनरेशन, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में वो वैसे ही कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं करते वो फैक्टर्स जो मेरे को पेरेंट्स से मिलते हैं। तो बस इसके बदले क्रोमोसोम, है ना, बस ये ट्रेड्स के बदले आपका क्रोमोसोम लग जाएगा। तो लिखो लाइक द फैक्टर्स, है ना, ब्रैकेट में लिख लो जीन्स, लाइक द फैक्टर्स जीन्स, क्रोमोसोम्स रिटेन देयर नंबर, जितने नंबर पे रहते पूरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में थ्रू आउट उतने ही नंबर में रहते हैं ना। और किसी भी स्पीशीज में, मेरे एक स्पीशीज में जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, है ना, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। तो द क्रोमोसोम्स रिटेन देयर नंबर स्ट्रक्चर, रिटेन देयर नंबर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी, अपना इंडिविजुअलिटी, मतलब कि वो दोनों ब्लेंड नहीं करते। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में था ना कि जो पेयर्स में रहते हैं आपके और दे डू नॉट ब्लेंड टुगेदर, ब्लेंड होते तो क्या होता, मेरे को कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में होता तो मेरे को इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट्स मिलता, पर ऐसा नहीं होता है ना, दे डू नॉट ब्लेंड टुगेदर, ठीक है। तो दे रिटेन देयर नंबर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होगा उसमें भी वो सेम टू सेम रहेगा, है ना। दे डू नॉट ब्लेंड, है ना, और गेट मिक्स, एक दूसरे के साथ वो ना ब्लेंड करते हैं ना मिक्स होते हैं, एकदम अलग रहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, है ना। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा था कि जो मेरे फैक्टर्स होते हैं या जो ट्रेड्स के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपका पेयर में होते हैं, है ना, दे अकर इन पेयर्स। तो उसी तरह से क्रोमोसोम ऑल्सो एक, अच्छा याद रखना कि अब जब हम लोग जान गए हैं प्लॉइडी का मतलब, है ना, तो एक डाइप्लॉइड सेल में, इन अ डाइप्लॉइड सेल, इन अ डाइप्लॉइड सेल जिसमें हर क्रोमोसोम, है ना, दो तरह का होगा, मतलब हर क्रोमोसोम पेयर में होगा। अगर हम डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम का सेट बना ले तो मेरे को दो सेट मिलेगा, है ना। तो एक नॉर्मल हमारा सेल कैसा होता है, नॉर्मल सेल जो हम लोग के रिप्रोडक्शन के काम नहीं आता है, दैट इज अ सोमैटिक सेल। तो नॉर्मल सोमैटिक डिप्लॉयड सेल्स में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम होंगे ये पेयर्स में होंगे, जस्ट लाइक मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोले थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जो ट्रेट्स हैं मेरे, ये जो फैक्टर्स हैं मेरे, जो किसी कैरेक्टर को मेरा गवर्न करते हैं वो पेयर्स में होता है ना। तो लिखो इन अ नॉर्मल सोमैटिक सेल, है ना, सोमैटिक के ब्रैकेट में लिख सकते हो डिप्लॉयड सेल, द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर, द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर, ठीक है। अब क्रोमोसोम की बात तो कर लिए, ठीक है, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। अब ये क्रोमोसोम जिस पेयर में होता है तो इसमें जीन का या उन फैक्टर्स का लोकेशन कहाँ होता है। तो अगर हम एक स्पीशीज की बात करें, अगर हम किसी एक स्पीशीज की बात करें तो उस स्पीशीज के मान लेते, जैसे ह्यूमंस की ही बात करते हैं ना, हम ह्यूमंस में मान लेते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, ह्यूमंस आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स।
ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में मान लेते हैं सेकेंड क्रोमोसोम के किसी एक साइड पे, मान लेते दिस इज द सेकेंड क्रोमोसोम, इसके इस साइड पे मान लेते मेरा आई कलर को एनकोड करने वाला जीन है ना। तो आपके भी सेकेंड क्रोमोसोम के इसी साइड पे, इसी लोकस पे, हम बोले थे जिस क्रोमोसोम के जिस साइड पे जहाँ पे कि कोई अलील रहता है या कोई जीन रहता है वो उसका लोकस होता है ना, उसका लोकस होता है। तो इसी साइड पे आपका भी आई कलर को ही एनकोड करने वाला जीन होगा, है ना। तो अलील्स कहाँ रहते हैं हमारे, अब मेरे में ऐसा 2 क्रोमोसोम होगा, है ना, सेकेंड वाला जो भी क्रोमोसोम होगा वो 2 क्रोमोसोम होगा, क्यों, क्योंकि हर क्रोमोसोम पेयर में है। तो मेरे में ये हम बोले कि अगर आई कलर को इनकोड करने वाला जीन है वो जीन कहाँ रहेगा, तो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होमोलोगस साइट्स पे रहेगा। होमोलोगस साइट मतलब कुछ नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम में होमोलोगस साइट किसी एक जीन का जहाँ लोकस हो गया उसको बोलेंगे, है ना। अब जैसे आई कलर यहाँ है तो आई कलर का इस जगह पे जीन, तो इस क्रोमोसोम पे भी यहीं पे होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के भी उसी साइड पे होगा, तो उस साइड को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, है ना। तो उसी में लिख लो कि द 2 alleles of a gene, the 2 alleles of a gene are located on homologous sites, on homologous sites of homologous chromosomes, of homologous क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे, ह्यूमन स्पीशीज का जितना भी सेकंड नंबर वाला क्रोमोसोम है सब का सब होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। याद रखना सिर्फ मेरे अंदर ही होमोलोगस नहीं होगा, अगर हम आपका भी क्रोमोसोम निकाल के रख दें तो सेकंड वाला जितना क्रोमोसोम होगा, आपका 2 मेरा 2, चारों का चारों होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा, और उसका इस वाले साइड पे ही मेरा आई कलर का जीन होगा, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं बोलते हैं, पूरे स्पीशीज के लिए बोलते हैं, क्योंकि सारे स्पीशीज में वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में और मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था ठीक है, नॉर्मली हमारा ये जो ट्रेट्स होता है या मेरे जो अलील्स होते हैं ये मेरे पेयर्स में होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, पर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये पेयर एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं। ये पेयर जो है, ये जो पेयर है अलील्स का या फैक्टर्स का जो उन्होंने कहा था, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। और किस तरह से अलग होते हैं, अलग इस तरह से होते हैं कि एक गैमेट में एक ही वाला अलील या एक ही वाला फैक्टर आपका जाता है। तो इसमें क्रोमोसोम में भी सेम हो जाएगा कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा और ये जो एक पेयर है, 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस टाइप के जो 2 क्रोमोसोम है, एक डिप्लॉइड सेल में 2 है, जैसे ही गैमेट होगा, हैप्लॉइड बनेगा, तो एक गैमेट के पास सिर्फ उस पेयर में से एक ही क्रोमोसोम जाएगा, है ना। तो ये जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दीज विल सेग्रीगेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो उसी पॉइंट में लिख लो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन only one chromosome of the homologous pair of chromosomes, goes into one gamete, ठीक है। that is the homologous pair of chromosomes, segregate during the gamete formation, आप देख रहे हैं पैरेलल बिहेवियर, जो मेंडल ने उस समय फैक्टर के लिए कहा था, जो चीजें, मतलब जो चीजें अलील के लिए कही थी और फैक्टर के लिए थी वो सही हो गई, है ना। जो चीज सही नहीं हुई वो सारी चीजें क्रोमोसोम के लिए सही हो गई, जो भी चीज गलत प्रूव हुआ था वो सब क्रोमोसोम, क्योंकि उनको उस समय पता नहीं था कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ जीन्स। उनको क्या लगा था कि हर फैक्टर, जैसे क्रोमोसोम अलग अलग रहता है, हर फैक्टर अलग अलग रहता है, उनके पास माइक्रोस्कोप तो था नहीं देखने के लिए, बट टुडे वी नो, है ना। थर्ड पॉइंट लिखो, one gamete contains only one chromosome, and only one allele, है ना, of a homologous pair of chromosomes
और ऑफ अ जीन, है ना, या उसको ऐसे लिखो, a gamete contains only one chromosome of the homologous pair of chromosomes. One gamete contains only one chromosome of the homologous pair of chromosomes, or only one allele of the two pairs of allele present in an organism. Of the two pairs of allele present in an organism, है ना, मतलब कि एक गैमेट में होमोलोगस पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहेगा, और सिंस होमोलोगस पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहेगा तो उसके ऊपर जो दो कैरियर अलील था दोनों के ऊपर एक एक, तो उनमें से भी सिर्फ एक ही अलील एक गैमेट के पास रहेगा, पेयर में अब नहीं रहेगा, है ना। फोर्थ लिखो, है ना, ये पेयर्ड कंडीशन रीस्टोर कैसे हो जाएगा आपका, आपको पता है कि जब हैप्लॉइड दो हैप्लॉइड गैमेट जब फ्यूज करेंगे जाइगोट बनाएंगे तो जाइगोट आपका दोबारा ट्विन हो जाएगा, है ना। तो लिखो, ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन द प्लॉइडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म is restored, है ना, या लिखो द प्लॉइडी एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, the ploidy and the number of chromosomes in an organism is restored. ये वापस से सेव हो जाएगा ना, गैमेट में आधा हुआ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, जाइगोट बनाने के टाइम पे आपका वापस से ये हो गया, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये आपका था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सुट्टन एंड बोवेरी ने दिया था। अब थ्योरी और प्रूफ के बीच में आप डिफरेंस समझते हैं, साइंस स्टूडेंट है ना, होता क्या है, सबसे पहले कुछ लोग थ्योरी देते हैं अपना अपना, है ना, कोई भी फिनोमेना हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके लिए सबसे पहले थ्योरी प्रेजेंट होती है। थ्योरी प्रेजेंट होने के बाद जब कोई थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड हो जाती है, कोई एक्सेप्ट क्यों होती है, बिकॉज उसका कोई अगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या कोई भी किसी भी तरह का उसका प्रूफ देता है। तो सुट्टन और बोवेरी ने आपका ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया, लेकिन इसका ऐसा सच कोई प्रूफ नहीं दिया, है ना, कि ऐसा ऐसा होता है। तो इसके प्रूफ एस्टैब्लिश करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। इन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, है ना, एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स रहते हैं, अगर यही का सुट्टन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, है ना, कि एक क्रोमोसोम पे आपके ढेर सारे जीन्स रहेंगे। तो अब एक क्रोमोसोम पे ढेर सारे जीन्स रहेंगे मतलब ऑब्वियसली जो जीन्स है वो एक दूसरे से लिंक होंगे, जो भी एक क्रोमोसोम पे होंगे। तो T.H. मॉर्गन ने ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, है ना, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसा कुछ चीज़ होता है जो थ्योरी में वो बोल कर गए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक इंसेक्ट दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। नाम बहुत आपका तगड़ा सा है, ये है कुछ नहीं, आप देखते हैं जब बारिश का टाइम होता है या आप कुछ अपना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ खुला छोड़ देते तो उसके ऊपर एकदम छोटा छोटा ब्लैक सा कुछ कीड़ा घूमने लगता है ना, प्रॉपर मक्खी के साइज का भी एकदम छोटा छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, ठीक है, एकदम जल्दी से कहीं से भी आ जाता है। यह इसी का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर इसके जीन्स पे कुछ रिसर्च किया, और किस जीन्स पे किया ये याद रखना, ये कई बार आ जाता है। ही परफॉर्म हिज रिसर्च ऑन सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, है ना, सेक्स में भी एक्स लिंक्ड, याद रखना, नॉट वाई, है ना। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम मतलब क्या, जो भी क्रोमोसोम हमारा सेक्स डिफाइन करते हैं
उनके साथ जो भी कैरेक्टर्स लिंक्ड होगा उनके ऊपर किया। अब ये सेक्स लिंक में भी उन्होंने एक्स लिंक क्रोमोसोम के ऊपर जो भी कैरेक्टर्स थे उसके ऊपर इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का एक्सपेरिमेंट किया फॉर नोइंग अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब दूसरा बात है कि इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों चुना। तो देयर आर वेरियस रीजंस कि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों चुना। ठीक है, तो हेडिंग दो एक्सपेरिमेंट्स बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, सबसे पहले लिखो फॉर द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ for chromosomal theory of inheritance, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन TH मॉर्गन performed experiments on X-linked chromosomes on insect Drosophila melanogaster, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो रीजंस फॉर चूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उन्होंने इसके ऊपर ही क्यों किया। ठीक है, चलो पहला लिखो, इट कैन बी ग्रोन इन सिंथेटिक मीडियम इन द लैबोरेटरी। ये जो फ्रूट फ्लाई आप ऐसे ही देखे होंगे, अपने आप कहीं से भी उड़ के आया ना, थोड़ा सा देर के लिए आप क्या कहीं पे मॉइस्चर हुआ, थोड़ा सा देर के लिए आप फ्रूट्स बाहर छोड़े, तुरंत से उसके ऊपर आपको फ्रूट फ्लाइज दिखने लग जाएंगे, है ना। तो इनको मतलब ये कराना बहुत आसान होता है। दे कैन बी, फर्स्ट पॉइंट लिखो, दे कैन बी इजीली ग्रोन इन सिंथेटिक मीडियम in the laboratory, ठीक है। दूसरा लिखो, है ना। अब सोचो कि अगर हम एक्सपेरिमेंट आम के पेड़ पे करते तो क्या होता है, पहले तो आम के पेड़ को मेरे को जर्मिनेट करने का वेट करना पड़ता, फिर उसको मैच्योर करने के लिए 2-3 साल लगता है ना, जब तक वो फ्रूट दे पाए। फिर वो फ्रूट देता, उसमें से कब बीज निकलता, कब बीज निकल के हम बीज बोते, फिर कब हम उसमें से नया मैंगो प्लांट आता है ना। तो जितना ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन उतना ज़्यादा हमको एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लगेगा। ये जो होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल विद इन 2 वीक्स। 2 वीक के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो ऑब्वियसली हमको जल्दी हम बार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, है ना। तो सेकेंड पॉइंट में लिखो, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ अबाउट 2 वीक्स, है ना। 2 वीक में अपना लाइफ साइकिल खत्म कर लेता है। थर्ड पॉइंट है ना। अब जैसे आपको पता है आम का सीजन आता है, तभी आपको आम में फ्लावर लगते हैं, तभी फ्रूट लगता है ना। तो वी हैव टू वेट फॉर दैट सीजन कि उस टाइम में आपका रिप्रोडक्शन होगा, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इट कैन बी ब्रेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर हम उसका प्रोजेनी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना। तो लिखो, इट कैन बी ब्रेड थ्रू आउट द ईयर, so that numerous generations can be obtained within a year। बहुत सारा जनरेशन हमको एक साल में मिल सकता है, बहुत बार उसका कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब जैसे एक आम का बीज लगा है ना, एक आम का पौधा हुआ, बड़ा दिक्कत की बात है। इसका जो मेटिंग होता है उससे एक बार में ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं ना। तो जितना ज़्यादा सैम्पलिंग साइज उतना ज़्यादा आपका एरर कम होने का चांसेस होता है। अच्छा हाँ, जो मेंडल थे, आप याद करिए, डायहाइब्रिड क्रॉस में जो हम रेशियो लिखते थे 9:3:3:1, ऐसा थोड़ी था कि उनको बस 16 प्लांट्स मिला था। क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था, उनको बहुत सारा प्लांट्स, उन्होंने जितना मटर का दाना था सबसे प्लांट उगाया
और प्लांट उगा के फिर उन्होंने जितना नंबर था उसको काउंट करके फिर वो रेशियो को सिंप्लीफाई किया, है ना। तो आप याद रखना, कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है हम जितना ज़्यादा नंबर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा मेरा डेटा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम रिसर्च करते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, है ना, हमारे कंट्री में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। तो आप सोचिए अगर हम सिर्फ आपके क्लास के, आपके बैच के जितने लोग उनमें करें तो उनमें तो 100% रेशियो आ जाएगा, है ना। पॉपुलेशन में मान लेते हैं आपके क्लास का ले लें तो 100% आ जाएगा। पर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, फिर हमको और भी तरह के लोग मिलेंगे, तो वो जो छूट गए थे, जो गलती होने का चांसेस था कि नहीं 100% क्या रेशियो हो सकता है पढ़ने का, आपको भी पता ही नहीं है। तो जो छूट गए थे, हम जितना ज़्यादा पॉपुलेशन का साइज लेंगे उतना ज़्यादा मेरा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, है ना। तो ये जो ड्रोसोफिला के ऊपर या किसी के भी ऊपर कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा हम एक चीज़ देखते हैं कि उसका जो सैम्पलिंग साइज हो, जो कि हमको जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करें उसका जो नंबर हो वो काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि हम जब नंबर ज़्यादा हो तो हमको जो भी एरर होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, जितना ज़्यादा हम नंबर लेंगे एवरेज करके उतना ज़्यादा एरर कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर या किसी चीज़ से आप जब भी मेजरमेंट करते हैं तो आप एक बार मेजरमेंट नहीं लेते उसका, आप 3 बार, आप 4 बार, 5 बार ऐसे लेते, जितना बार लेंगे उतना आपका एरर मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है एक बार में बहुत सारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो आपका सैम्पलिंग साइज काफ़ी लार्ज हो जाता है, जिसके वजह से आपका एरर होने का चांसेस आपका कम हो जाता है ना। तो लिखो, अ सिंगल मेटिंग produces hundreds of offsprings leading to a great sampling size and reduction of errors ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब इसमें उन्होंने एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स इसलिए यूज किया ताकि मेल फीमेल में डिफरेंशिएट करेंगे वो कैरेक्टर्स विजिबल होगा तो हमको अच्छे से दिख पाएगा, है ना। मेल और फीमेल, अगर हम मेल और फीमेल के बीच ही ब्रीड कराते हैं तो इनके बीच अगर अलग अलग कैरेक्टर्स रहे, विजिबल कैरेक्टर्स रहे, तो हम आराम से उनको नेक्स्ट जनरेशन में देख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो आपका फीमेल्स और मेल्स रहते हैं इनमें बहुत सारा आपका ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रहता है, मतलब बहुत सारा विजिबल आपका डिफरेंसेस रहता है, नॉट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, बहुत सारा विजिबल डिफरेंसेस रहता है ना। आप आराम से मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर फोर्थ पॉइंट लिखो, फीमेल्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मेल्स, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, फीमेल्स हैव अ लार्ज बॉडी साइज, एग्जाम्पल इसका ड्रोसोफिला का क्या है, जो फीमेल होती है उसका बॉडी साइज इज लार्जर दैन द मेल, है ना। द फीमेल्स हैव अ लार्जर बॉडी साइज दैन द मेल्स, ठीक है। तो ऐसा चीज को हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आप पढ़े हैं क्लास में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, किसी को देख के अगर हम बता दें कि वो मेल या फीमेल है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमंस में प्रेजेंट रहता है, हम देख के बोल सकते हैं मेल या फीमेल है ना। उसके बाद हम लोग और किस में पढ़े थे, आपका राउंड वॉर्म में, है ना, वो सब में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसमें आपका कर्व टेल रहता है, मेल का ऐसे पिन पॉइंटेड टेल रहता है, याद करिए पढ़े थे राउंड वॉर्म में, है ना। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में प्रेजेंट होता है। एक उसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि फीमेल जो होती है उसका बॉडी साइजेस लार्जर दैन द मेल। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन आप देखिए पेज नंबर 83 में फोटो बना हुआ है, देख रहे हैं, ए मेल बी फीमेल, है ना। उसमें मेल का साइज छोटा दिखाया है, फीमेल का साइज बड़ा दिखाया है। तो एनसीईआरटी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसका साइज बड़ा रहता है तो बोलना नहीं है कि एनसीईआरटी के बाहर आपका फोटो दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, इसका जो भी वेरिएशंस होता है, हेरिडिटी वेरिएशंस, जो भी हेरिडिटी में इसको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप में हम इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। अगर हम उसका स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखें हम आराम से उसका
फीचर्स को आइडेंटिफाई, इतना छोटा सा नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं, लेकिन लो पावर माइक्रोस्कोप से हम उसको वेल एंड गुड हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, many hereditary variations can be seen with low power microscopes। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखो कि इनमें जो इनहेरिटेंस होता है वो हमारे जैसा XX और XY वाला होता है ना। इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोमॉर्फिक सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उनमें XX और XY वाला होता है, फीमेल का XX है ना, मेल का XY। इसको हम लोग इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोमॉर्फिक सेक्स डिटर्मिनेशन है ना। तो जो X वाला क्रोमोसोम मेल को ट्रांसफर हो रहा है ना, ये वाला डॉटर को हो रहा है, ये वाला सन को हो रहा है, ये हम इजीली हम आपको आगे बताएंगे है ना। जब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको बताएंगे तब हम आपको समझाएंगे कि हम कैसे देख सकते हैं कि सेक्स लिंक जब भी कुछ होता है तो हम उसका ट्रांसफर बहुत आसानी से देख सकते हैं ना। तो लास्ट पॉइंट लिखो, the sex chromosomes are of heteromorphic type, that is female is XX and male is XY, and thus the transmission from one generation to other can be studied easily। ठीक है, यहाँ पे ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे थॉमस हंट मॉर्गन उसके बारे में बताएंगे ना, लिंकेज मैप्स के बारे में बताएंगे। ठीक है।